गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की सांख्यिकी की इस कक्षा में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। पिछली कक्षा में आप लोग सांख्यिकी से संबंधित तथ्यों को अच्छी तरह से समझ चुके हैं। पिछली कक्षा में हम लोगों ने आंकड़े इकट्ठे करने का प्रयास किया था और उन आंकड़ों की सहायता से मध्यमान यानी कि समांतर माध्य, माध्यक यानी कि माध्यिका, बहुलक आदि ज्ञात करने का प्रयास किया था। उन आंकड़ों की सहायता से किस प्रकार हम आंकड़ों को वर्गीकृत आंकड़ों में परिवर्तित करते हैं, इन सब के बारे में भी जानकारी हम लोगों ने प्राप्त कर ली थी। उस सारणी के माध्यम से वर्ग अंतराल, वर्ग की उच्च सीमा, वर्ग की निम्न सीमा, उसका मध्यमान आदि ज्ञात करने की जानकारी भी हम लोग प्राप्त कर चुके हैं। आइए इस कक्षा में उन सभी बातों का एक पुनरावलोकन कर लिया जाए ताकि आगे इस पाठ को समझने में आसानी रहेगी। सबसे पहले हम लोग जो आंकड़े दिए जाते हैं, उन आंकड़ों की सहायता से हमारा काम होता है कि उन आंकड़ों की टेंडेंसी क्या है, सेंट्रल टेंडेंसी क्या है, इसके बारे में अध्ययन किया जाए। अर्थात वह आंकड़ा किस ओर इंडिकेट कर रहा है, किस ओर इंगित कर रहा है, किस आंकड़े का मान क्या है। इन आंकड़ों में सेंट्रल टेंडेंसी में, इन आंकड़ों की सेंट्रल टेंडेंसी में हम लोग समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक आदि के माध्यम से पता लगाने का प्रयास करते हैं कि आंकड़ा जो आया हुआ है वह मूलतः किस ओर इशारा कर रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देखें, कक्षा 10 और कक्षा 12 के रिजल्ट जल्दी ही आने वाले हैं। प्रत्येक विद्यालय अपने अपने विद्यालय के बच्चों का जो अंक आएगा, उस अंक के आधार पर यह निर्धारित करेंगे कि हमारा विद्यालय किस ओर इंगित कर रहा है या किस ओर अग्रसर है। विद्यालय के पास होने के आंकड़े यह बताते हैं कि हमारे विद्यालय में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वह अधिकतर किस तरफ जा रहे हैं, अर्थात रिजल्ट हमारा कैसा है। और रिजल्ट का मापन कैसे करते हैं हम लोग? कक्षा में पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर। तो ये हमारा रॉ मटेरियल हो गया। जिस प्रकार अब फर्स्ट डिवीज़न लड़के पास होते हैं, सेकंड डिवीज़न लड़के पास होते हैं, थर्ड डिवीज़न पास होते हैं, कुछ फेल होते हैं। तो ये समग्र जो आंकड़ा होता है वह ये निर्धारित करता है कि पास होने वाले बच्चों की संख्या का प्रतिशत क्या है, वह किधर बढ़ रहा है। यदि पास होने वाले संख्या का प्रतिशत अधिक है तो हम ये कहते हैं कि हमारे विद्यालय के अधिकतर बच्चे पास हुए हैं। और यदि रिजल्ट खराब जाता है, यानी कि पास होने की दर बहुत ही कम होती है, तो हम ये कहते हैं कि हमारे विद्यालय का रिजल्ट बहुत ख़राब है। तो यह जो कह रहे हैं कि विद्यालय का रिजल्ट ख़राब है या विद्यालय का रिजल्ट अच्छा है, यही निर्धारित करता है कि उसका मापन, उसकी टेंडेंसी क्या है। तो इसी का मापन हम लोग भिन्न भिन्न विधियों के द्वारा करने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले विधि जो होती है वह समांतर माध्य होती है। आइए उन विधियों को जानें, किन विधियों के माध्यम से दिए गए आंकड़ों का आकलन हम लोग करते हैं। तो पहला चीज़ होता है समांतर माध्य। एक मापन होता है समांतर माध्य। इसको हम लोग मीन कहते हैं और इसे हम लोग x बार से भी डिनोट करते हैं। एक होता है माध्यिका। माध्यिका को हम लोग यहाँ पर माध्यक के नाम से भी जानेंगे, माध्यक। और यहाँ पर समांतर माध्य को कोई औसत भी लोग कह देते हैं, औसत भी कहा जा सकता है। तो माध्यक या माध्यिका, और इसको हम लोग मीडियन के नाम से जानते हैं। और एक होता है बहुलक, जिसको अंग्रेजी में मोड कहा जाता है। तो मुख्यतः हमारे पास 3 सेंट्रल टेंडेंसी के मापक हैं: समांतर माध्य, माध्यिका या माध्यक, और या बहुलक। एक और काम इन सबों के अलावा करना है, वह काम होता है संचयी बारंबारता के माध्यम से एक वक्र बनाना, जिसे हम लोग तोरण वक्र कहते हैं। तोरण वक्र। इन सब मापों के विषय में हमें जानकारी प्राप्त करनी है। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो आंकड़े होते हैं उनसे समांतर माध्य कैसे ज्ञात किया जाता है।
तो सबसे पहली स्थिति होती है अवर्गीकृत आंकड़ा। समांतर माध्य निकालने का जो निकाला गया है, इसकी वजह हम जानते हैं, पिछली कक्षा में हम लोग पढ़ चुके हैं, फिर भी यहाँ पर उनका पुनरावलोकन कर लिया जाए तो समांतर माध्य कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले छोटे छोटे जो आंकड़े होते हैं वहाँ से हमारी शुरुआत होती है, जैसे कि 10 बच्चे हुए, 20 बच्चे हुए, या 10 से हुए या 20 से हुए। जो पदों की संख्या कम से कम हो, उस स्थिति में जो आंकड़े मिलते हैं उनको हम एक अवर्गीकृत आंकड़ा कहते हैं। तो अवर्गीकृत आंकड़े जब बनते हैं उस स्थिति में हम लोग अवर्गीकृत आंकड़े, तो x बार निकालने के लिए जितने भी पद होते हैं सबको जोड़ लिया जाए सिग्मा x बटे n, और जितने पद होते हैं उतनी संख्या का भाग देते हैं। जैसे मान लीजिए 10 बच्चे आप एक कक्षा में पढ़ते हैं तो 10 के भिन्न भिन्न अंक पाए गए हैं, तो सभी अंकों को जोड़ लीजिए और 10 से भाग दे दीजिए, तो जो मान आएगा वह उनका औसत मान भी कह सकते हैं, समांतर माध्य भी कह सकते हैं, और यह मान इंडिकेट करेगा कि अधिकतर बच्चे कितने अंक के लगभग पाए हुए हैं। यानी कि जो सांख्यिकी में जो मान आपको प्राप्त करना है वो लगभग आएगा, एग्जैक्ट तो नहीं आता लेकिन लगभग उसी के मान के इर्द गिर्द हमारा सारा मान रहता है। तो अवर्गीकृत आंकड़े जिनमें हम लोग बिना वर्गीकरण के जो छोटे छोटे संख्याओं के जो मान होते हैं उनको, यानी कि n का मान, यानी कि पदों की संख्या बहुत ही कम हो, सीमित हो, 10 हो, 20 हो, 30 हो, तो ऐसे आंकड़ों में हम लोग इस सूत्र का प्रयोग करते हैं कि x बार यानी कि समांतर माध्य इज इक्वल टू सभी पदों का योग, यानी कि सिग्मा x, यहाँ पे xi भी कह सकते हैं, सिर्फ x भी कह सकते हैं, कहीं कहीं i भी लिखा जा सकता है। तो i मतलब कि x1, x2, x3, x4, इस तरीके से जो भी चीज़ें जितने भी पद हैं, यानी कि इसको यदि किया जाए, विस्तार किया जाए तो x1 प्लस x2 प्लस x3 और अप टू कितने पद तक, n पद तक, सभी पदों को हमने जोड़ लिया और n से भाग दे दिया। जितने यहाँ पर अगर काउंट करेंगे तो 1, 2, 3, 4 n पद है, तो वही n संख्या यहाँ पर लिखी जाती है। तो इस प्रकार अवर्गीकृत आंकड़ों का समांतर माध्य हम लोग इस सूत्र के माध्यम से निकाल सकते हैं। जब कभी आंकड़े 50 के ऊपर जब चले जाते हैं तो यह संख्या बहुत ही, जब 50 बार इसको लिखेंगे तो कितना लंबा हो जाएगा, तो हमारे लिए असुविधा होती है। तो उस असुविधा से बचने के लिए हम लोग फिर वर्गीकृत आंकड़ा बनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी अभी यहाँ पर वर्गीकृत नहीं हुआ है। उसमें हम लोग 2 कानून बना लेते हैं। एक मान लिख लेते हैं, मान और बारंबारता, और यहाँ पर अगर इस मान को हम x डिनोट करते हैं और इसको बारंबारता से f डिनोट करते हैं तो यहाँ पर मिलता है fx, एक मान प्राप्त हो जाता है हमें। अब देखिए x1, x2 अप टू xn तक है, तो इसमें कई पद ऐसे मिलते हैं जो रिपीटेड होते हैं। तो रिपीटेड संख्या को एक बार यहाँ पर लिखते हैं। जैसे मान लीजिए कि x1 हो गया, x2 हो गया और x3, x1 जो है वह एक बार आया हुआ है तो एक बार हमने लिखा हुआ है, x2 एक बार आया हुआ है तो हमने एक लिखा है, x3 जो है यहाँ पे, इसमें x3 का जो मान है वो 5 बार लिखा गया है, तो हम उसको एक बार ही लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे लिख देंगे 5 बार आया हुआ है तो 5 लिख दिया हमने। इस प्रकार आगे के भी जो मान होते हैं xn जो है वो भी मान लीजिए एक ही बार आया हुआ है। तो इस तरीके से जो कई बार मान आते हैं उनको एक ही बार लिखते हैं, लेकिन उनकी बारंबारता 5 बार है तो हमने बारंबारता के नीचे 5 लिख दिया। अब यहाँ पर यदि 5 बार आए हुए हैं तो निश्चित रूप से उनको 5 बार जोड़ना पड़ेगा, या फिर एक ही मान में 5 का गुणा कर देंगे तो भी वो मान प्राप्त हो जाता है। तो वही काम यहाँ पर करते हैं कि यह जो x3 है वह 5 बार आया हुआ है, तो इसको 5 बार जोड़िए या x3 को 5 गुणा कर दीजिए, तो यहाँ पर 5x3 मान आ जाता है, और यहाँ पे x2, यहाँ पे x1 और अप टू xn तक सारा मान हमको प्राप्त हो जाता है। अब सभी का योगफल यानी कि इसका योगफल करेंगे तो सभी मानों का योगफल हमें प्राप्त होगा। तो इस तरीके से, और पदों की संख्या कितनी है, बारंबारता में जितने पद आएंगे वही n का मान होगा, उसको हम लोग सिग्मा f से भी डिनोट करते हैं। और यहाँ पर जो सिग्मा xi है, उसको हम लिख सकते हैं सिग्मा fxi या सिग्मा fx या सिग्मा xf भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार जब वर्गीकृत आंकड़े में जब पहुँचते हैं तो x बार ऐसे मिलता है कि सिग्मा fx बटे सिग्मा f, जो कि इस रूप में था, अब वह बदल करके इस रूप में आ जाता है जब आंकड़ों को हम और वह परिष्कृत करते हैं। यह सूत्र तब उपयोग में लाया जाता है जब आंकड़े हमारे 50 से अधिक होने लगते हैं या बड़े पैमाने पर होने लगते हैं। तो हम लोग बारंबारता का सूत्र लगा करके, जिसे हम लोग अवर्गीकृत आंकड़ा कहते हैं।
अब जब 100 से भी जब आंकड़े अधिक होने लगते हैं, 50 से काफ़ी ज़्यादा अधिक होने लगते हैं, तो अब उन्हें वर्गीकृत करना आवश्यक हो जाता है। तो जो इस प्रकार से जो मान होते हैं, यहाँ पर भी काफ़ी लंबे लिस्ट, जिन अंकों का रिपीटेशन नहीं होता है उसके लिए तो दिक्कत हो जाएगा, उनको तो फिर बार बार लिखना ही पड़ेगा, तभी यह लिस्ट काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो हम कहते हैं कि नहीं, यह भी हमारे लिए सूटेबल नहीं है, तो हमें कुछ और वर्गीकृत आंकड़ा बनाना पड़ता है। तो हम क्या करते हैं कि वर्ग अंतराल ले लेते हैं। जैसे कि अब हमने मान ले लिया, अगर इसी को हम ले लेते हैं, किसी ने पाया 2, किसी ने पाया 5, किसी ने पाया 6, किसी ने पाया 8, किसी ने पाया 10, किसी ने पाया 9, 1 2 3 4 5 6, किसी ने पाया 6, फिर किसी ने पाया 5, किसी ने पाया 2। तो इस तरीके से जब ये सारे के सारे मान मिल जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, जब ये बहुत बड़े पैमाने पर होते हैं तो एक वर्ग अंतराल लेने का प्रयास करते हैं। तो एक स्तंभ हमने बनाया वर्ग अंतराल का, और इसका हमने बनाया वर्ग अंतराल के बाद इसका नाम हमने दे दिया बारंबारता। हमने लिया जो आंकड़े दिए गए हैं बारंबारता, और जिसको हम लोग एफ से डिनोट करते हैं। तो हम क्या करते हैं कि बारंबारता बनाने का प्रयास करते हैं। तो वर्ग अंतराल बनाने का प्रयास करते हैं। तो वर्ग अंतराल बनाने में क्या सावधानी बरतनी पड़ती है। मान लीजिए 50 बच्चों का, यही पे अगर इतने ही बच्चे हैं, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और एक मान लेते हैं कि 8 अंक आया हुआ है, तो 10 हमारे बच्चे हैं। तो कहाँ से कहाँ तक पाए, न्यूनतम कितना है 2, अधिकतम कितना है 9। इन दोनों का जब हम अंतर निकालते हैं तो हमें जो मिल जाता है वह मान है 7। चलिए सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि कितने मान इसमें हैं। 10 मान है, तो अब उनको कितने कितने का वर्ग अंतराल रखना चाहते हैं। यदि 3-3 का वर्ग अंतराल रखते हैं, तो 3-3 का वर्ग अंतराल रखते हैं तो कितनी बार जाएगा, 3 3 9 यानी कि 3 4 12, 4 टर्म में यह आ जाएगा। जितना हम इसमें जितने पद रखना चाहें उतने का हम डिवाइडेशन कर देते हैं। तो 0 से लेकर के 3 तक एक वर्ग अंतराल हमारा बन सकता है। यहाँ पे चूँकि न्यूनतम मान 2 है तो हम 2 से शुरू कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 0 से 3 ले लीजिए। फिर इसके बाद 3 से लेकर के 6 तक, 6 से लेकर के 9, और 9 से लेकर के 12 तक हमारे पास 4 अंतराल मिल जाते हैं। अब इनमें बारंबारता हमको गिननी रहती है कि कौन सा अंक 0 से लेकर के 3 तक। अब जो 0 से लेकर के 3 तक जो मान होता है, हम उसमें 3 वाला काउंट नहीं करते हैं। 0 से लेकर के 2.9 तक के जो मान होते हैं वह इसके अंतर्गत आता है, और 3.0 से जो मान होता है 5.9 तक, इसमें वो मान लिखते हैं। तो 0 से लेकर के 2 तक के जो मान है वह 1 मान है और 2 मान है, तो यहाँ पे बारंबारता उसकी आ जाती है 2। इस प्रकार हमने बारंबारता 2 ले लेते हैं। 3 से लेकर के 5 तक के जो मान होते हैं, ये 1 हो गया या 2 हो गया, तो ये बारंबारता आ गई आपकी 2। 6 से लेकर के 8 तक के जो मान है, तो 1 2 3 और 4 मान आ गए। और इसी प्रकार 9 से लेकर 12 तक के जो मान है वह 1 और 2 है, तो ये 2 है। जब हम इनको जोड़ते हैं, सिग्मा एफ जब करते हैं, सिग्मा एफ जो करते हैं, तो इसमें जितने पद हैं वो उतना मान हमको आना चाहिए। 2 2 4 4 8 2 10 ये मान हमें प्राप्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हमें 12 मारता। अब जब हमें समांतर मान निकालना रहता है, तो वर्ग अंतराल का हमें निकालना पड़ता है वर्ग चिन्ह। तो वर्ग चिन्ह कैसे, इन दोनों को जोड़ करके इसका आधा करेंगे तो 0 और 3 को जोड़ेंगे तो मिलेगा 3, और 3 का जब आधा करेंगे तो मिलेगा, यहाँ पर मिलता हमें वर्ग चिन्ह। जो यहाँ पर x जो मान था वह x अब वर्ग चिन्ह के रूप में हमें प्राप्त होने लगेगा। तो ये वर्ग चिन्ह को लिख देते हैं x, या xi भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार x, तो अब वर्ग अंतराल का इसको कहते हैं निम्न सीमा, और इसे कहते हैं उच्च सीमा। निम्न सीमा और उच्च सीमा का जोड़ करके हम आधा कर देते हैं, तो हमें यह मिल जाता है 1.5। और जितने का अंतर है उतने का अंतर फिर आगे मिलता हुआ चला जाएगा। तो 6 3 9 यानी कि 6.5, 4.5, फिर 7.5, 3 का जोड़ते जाइए, और 7 3 10.5। इस प्रकार ये हमें वर्ग अंतर। तो अब जब हमें x मिल जाता है, वर्ग चिन्ह मिल गया, तो हम क्या करते हैं, जब x मिल गया तो x का बारंबारता मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस बारंबारता का x मल्टीप्लाई कर दिए तो हमें मिल जाएगा fx। जैसे यहाँ पे किया गया वैसे यहाँ पे किया गया, fx हमें मिल गया।
और जब हम एफ एक्स का जब गुणा कर लेते हैं तो सिंपली ये सारी चीज़ें आपकी एफ एक्स के बारे में मिल जाएगी। तो यहाँ मिल जाएगा हमें सिग्मा एफ एक्स। अब हम इसके लिए एक्स बार निकाल सकते हैं, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो यानी कि जब आंकड़े वर्ग अंतराल के रूप में नहीं होते हैं, यानी कि वर्गीकृत रूप में नहीं होते हैं, तो हमारा ये काम होता है कि उसको हम वर्गीकृत रूप में ले आएँ। आमतौर पर आपको जो प्रश्न दिए गए हैं वह इस वर्गीकृत रूप में दिए ही गए हैं, आपको वर्गीकृत रूप में नहीं बनाना है। तो वर्गीकृत रूप में दिए गए हैं तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले उसका वर्ग चिन्ह निकालने का प्रयास करते हैं। जब वर्ग चिन्ह मिल जाता है हमें तो बारंबार इस वर्ग चिन्ह में गुणा कर लेते हैं और इसको जोड़ देते हैं, और इस सूत्र के माध्यम से सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ के माध्यम से हम लोग समांतर माध्य का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ तक के जो मान होते हैं वह अवर्गीकृत मान थे। अब यहाँ से जो मान शुरू हो गए इससे हम लोग कहते हैं वर्गीकृत। और इस वर्गीकृत मामले में दो पार्ट होते हैं, एक होता है प्रत्यक्ष विधि और एक होता है अप्रत्यक्ष विधि। तो जो विधि हम लोगों ने यहाँ पर देखा यह एक प्रत्यक्ष विधि कहलाई, वर्गीकृत की प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि है समांतर माध्य निकालने के लिए वर्गीकृत आंकड़ों की प्रत्यक्ष विधि है। एक्स बार यानी कि समांतर माध्य इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपन सिग्मा एफ आई। अब आइए देख लेते हैं कि अप्रत्यक्ष विधि क्या होती है। तो अप्रत्यक्ष विधि इसको मिटाना पड़ेगा और इसे ये मिटा देते हैं। यहाँ पर हम आंकड़ों को देखते हैं। अप्रत्यक्ष विधि में जो सबसे पहला मान होता है वह कल्पित माध्य होता है। हम यह मान लेते हैं कि कोई ऐसा मान है जो कि दिए गए आंकड़ों का एक समांतर माध्य होगा। तो वह मान मानने के लिए 1 2 3 4, क्योंकि अगर 5 पद होते तो सबसे बीच का जो पद होता उसको हम लोग ले लेते हैं। यहाँ पे 4 पद है तो 2 पद आपके बीच में आते हैं, एक होता है 3 से 6 और एक होता है 6.9। तो कोई भी एक मान हम ले लेते हैं। हम यहाँ पर मान लेते हैं कि 4.5 को ए मान लिया हमने, कल्पित माध्य ए, कल्पित माध्य मान ले, कल्पित माध्य ए, और ये बराबर कितना माना गया है, हमने माना है 4.5। तो यहाँ पर जो इस कॉलम में जो मान हम रखेंगे डी रखेंगे, डेविएशन डी रखेंगे, डी इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए। जो कल्पित माध्य ए माना गया है वो सभी पदों में से हम घटा देंगे। तो 1.5 में से यदि 4.5 घटाया जाएगा तो मिलेगा ऋण, यहाँ पर लिख देते हैं आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, 1.5 ऋण 4.5 और ये मिलेगा ऋण 3.0 और यहाँ पर मिलेगा 4.5 ऋण 4.5 और ये मिल जाएगा 0, 7.5 ऋण 4.5 और मिल जाएगा 3.0, 10.5 ऋण 4.5 और ये मिल जाएगा हमें 6.0। तो इस प्रकार से हमें डेविएशन कल्पित माध्य के माध्यम से मिल जाता है। और अब जब ये काम हम कर लेते हैं तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक कॉलम होता है एफ इंटू डी निकालते हैं। डी कितना है, यहाँ पर ऋण 3 आया हुआ है, यहाँ पर 0 आया हुआ है, 3 और यहाँ पे 6। तो इस डेविएशन यानी कि ऋण 3 से एफ में गुणा कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर आ जाएगा ऋण 6.0, यहाँ पर आ जाएगा 0 और यहाँ पर 12.0 और यहाँ पर 12। तो जब हम इनको जोड़ लेते हैं तो अब जब सिग्मा एफ डी करते हैं तो इसमें कुछ मान हमारे निगेटिव होते हैं और कुछ मान पॉजिटिव भी प्राप्त होते हैं। तो जो निगेटिव के मान होते हैं उनका निगेटिव का अलग जोड़ लेते हैं, पॉजिटिव का अलग जोड़ करके फिर उन दोनों को इकट्ठा कर लेते हैं। जैसे पॉजिटिव यहाँ पर 12, यहाँ पर 12 है, जब हमने इनको जोड़ा तो 24 मिल गया और ऋण 6 जब इसमें जोड़ा तो चूँकि यह धन है यह ऋण है तो 18 मिलेगा, यानी कि यह मान हमको मिल जाएगा 18। तो अब यहाँ से जब कल्पित माध्य हमने लिया हुआ है तो उस स्थिति में जब हमें सिग्मा एक्स बार जब हमें निकालना है, यानी कि समांतर माध्य निकालना है, तो ए प्लस सिग्मा एफ डी बटे
सिग्मा एफ हम ये कर लेते हैं। जो कल्पित माध्य हमने माना था कि उसी में से कुछ आगे पीछे थोड़ा बहुत अंतर जो है वही मान आएगा। तो ये माना गया था 4.5। तो जब इस प्रश्न के लिए जब हमल करेंगे तो ये 4.5 और जब सिग्मा एफ डी निकाले हैं तो आया हुआ है 18, और यदि सिग्मा एफ यानी कि कुल मिला करके सिग्मा एफ ये से मिलेगा 10 है। तो अब इस मान को जब सॉल्व कर देते हैं तो जो मान आएगा वह इसका अप्रत्यक्ष विधि द्वारा कल्पित माध्य के माध्यम से समांतर माध्य निकालना आ जाएगा। तो इस बात को हम लोग याद रखेंगे कि कल्पित माध्य जब मानते हैं तो ये मान होता है। अब इसको और संक्षिप्त किया जा सकता है, यानी कि इसी कल्पित माध्य को हम और आगे जाते हैं। वह ऐसा क्यों करते हैं? हम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो मान आया हुआ है 3, 3, 6, यहाँ पर कुछ कॉमन चीज़ होती है जो सभी पदों में मिल जाता है। हमें गुणा गणित कम हो, जोड़ घटाना कम हो, इस नाते हम ये काम करते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या मिलता है, इसको इस एफ डी के कॉलम को अभी हम फिर छोड़ देते हैं, लेकिन जो कल्पित माध्य है वह कॉलम हमारे पास रहेगा। और यहाँ पर हम एक और मान लेते हैं u i इज इक्वल टू, अब इसमें जो उभयनिष्ठ हो वो मान लेते हैं। तो उभयनिष्ठ हम मिल रहा है 3, इसलिए u i हम निकालने का प्रयास करते हैं। और u i कैसे निकलेगा? x i में इस i का भाग दे देते हैं। i कितना हमने निकाला हुआ है? 3, यानी कि सभी में जो उभयनिष्ठ आया हुआ है, जो हमने i माना हुआ है 3, उसी से हमने सभी में भाग दे दिया। तो यहाँ मिल जाता है ऋण 1, यहाँ मिल जाता है 0, और यहाँ मिल जाता है 1, और यहाँ मिल जाता है 2। तो जो मान अभी तक 3 और 6 में उलझा हुआ था, और अधिक आंकड़े रहते हैं तो और अधिक मान रहते हैं, वह और संक्षिप्त हो जाते हैं। और आगे जब हम गुणा करते हैं तब यहाँ पर f इंटू यू आई हमको करना पड़ता है। अभी तक क्या था? यहाँ पर एफ डी था, एफ डी आई, अब यहाँ पर f इंटू यू आई। तो इस तरीके से अब f में इस u का गुणा करना और आसान रहता है, इस f में और इस u का। अब देखिए ऋण 2, यह 0, यह 4 और यह 4। अब देखिए कितना आसान हो गया, जुड़ना और भी आसान हो जाता है। तो सिग्मा एफ यू जब निकालते हैं, यू आई निकाले या यू कहें, तो 4 4 8 में से 2 कट गया 6। अब देखिए और आसान हो गया यह मान निकालना। तो जब हम इस कल्पित माध्य में, इसे हम लोग कहते हैं पग विचलन विधि, इसे हम लोग कहते हैं पग विचलन विधि, पग विचलन विधि। ये सारी चीज़ें हैं हम लोग पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं, उन्हीं का हम लोग एक रिवीजन करने का प्रयास कर रहे हैं। तो पग विचलन विधि, तो पग विचलन विधि हमने क्या किया कि एक स्टेप डेविएशन को अंग्रेजी में कहा जाता है, स्टेप डेविएशन i इज इक्वल टू मान लिया गया। तो अब इस पग विचलन विधि में जो x बार हमारा निकलेगा वह उसका सूत्र क्या होना चाहिए? a प्लस सिग्मा, और क्या था? एफ डी था, लेकिन एफ यू कह लेंगे यहाँ पे अब, और बटे सिग्मा एफ कह लिया, और गुणे आई कह लिया हमने, जो आई हमने जो माना हुआ है। तो इस विधि के माध्यम से, पग विचलन के माध्यम से हम समांतर माध्य निकालने का प्रयास करते हैं। पग विचलन विधि थोड़ी सी लंबी विधि जरूर है, लेकिन इसमें कैलकुलेशन करना उतना ही आसान है। पद हमारे छोटे होते हुए चले जाते हैं, इसलिए जोड़ना, घटाना और गुणा करना आसान होता है। अब देखिए इसी में यदि मान x बार निकालना जाए तो एक मान हमने निकाला था 4.5 धन सिग्मा एफ यू का मान हमने निकाला हुआ देखिए 6, कितना आसान हो गया है, और बटे 10 और गुणे 3, कितना आसान हो गया यहाँ से इसे गुणा भाग करना है। तो निश्चित रूप से 4.5 धन 1.8, और ये आ जाएगा 8 5 13 4 5 6.3। इसका जो समांतर माध्य मिलेगा, जो आंकड़े हमने यहाँ पर रखे थे उसका जो समांतर माध्य, अगर इस अवर्गीकृत आंकड़ों के आधार पर निकालें तो भी आपको 6.3 आएगा, और इस वर्गीकृत करके इतना लंबा करने के बाद भी इसी आंकड़े का समांतर माध्य भी 6.3 ही आएगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने समांतर माध्य निकालने की तमाम विधियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली है, जैसे कि वर्गीकृत आंकड़ों का समांतर माध्य, अवर्गीकृत आंकड़ों का समांतर माध्य, उसके बाद वर्गीकृत आंकड़ों में प्रत्यक्ष विधि, अप्रत्यक्ष विधि। यह जो कल्पित माध्य है और ये जो पग विचलन विधि का जो मान है, यह दोनों अप्रत्यक्ष विधि में शामिल है। और प्रत्यक्ष विधि में यह जो विधि है जिसमें हम लोग वर्ग चिन्ह निकालने का प्रयास करते हैं, वह जो है प्रत्यक्ष विधि। तो पग विचलन विधि यानी कि पग विचलन विधि और कल्पित माध्य विधि दोनों में निकालने के लिए सबसे पहले आपको वर्ग चिन्ह का काम कैसे होता है वो निकालना जरूरी होता है।
यानी कि यहाँ तक का काम तो प्रत्यक्ष विधि और अप्रत्यक्ष विधि दोनों में काम यहाँ तक का निश्चित सेम है, और इसके आगे के जो मान है भिन्न भिन्न थोड़े हैं, तो काम आगे बढ़ाते हुए चले जाएंगे। तो उस तरीके से हमारे जो मान है वो भी सरल होते हुए चले जाएंगे। तो उम्मीद है कि आज की कक्षा आपको समझ में आ गई होगी। इसी पर आधारित कुछ प्रश्न हैं जो आपकी किताब में दिए गए हैं, उन प्रश्नों को हल कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।